पढ़ने चल रहे हैं। तो विज्ञान अगर हम बात करें तो विज्ञान शब्द जो है लैटिन शब्द के सिंटिया से निकला हुआ है, जिसमें सिंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है टू नो, अर्थात जानना। तो अगर इसके हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसका अर्थ परिभाषा अगर विज्ञान का बात करें तो परिभाषा हुआ कि विज्ञान अर्थात किसी के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर तो ये बात होगी विज्ञान का, या हम कह लें कि प्रेक्षणों पर निकला हुआ निष्कर्ष, या अगर साधारण भाषा में अगर परिभाषा बनाना चाहें तो लिख सकते हैं प्रेक्षणों पर निकला निष्कर्ष विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे होंगे प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का परिकल्पना करते हैं, उसका बार बार मान और सदैव एक नियत मान या उसी रेशियो में प्राप्त होता है, तो उसे हम विज्ञान की दृष्टि में कहते हैं। जैसे जी का मान निकाला जाए तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आप मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं, यह लगभग 9.78 के नियर अबाउट आता है, इसलिए 9.8 लिखते हैं। यह जी का मान चाहे कहीं पर भी निकाला जाए विषुवत रेखा को वगैरह छोड़कर, तो जी एक कंटिन्यू हमें एक ही निष्कर्ष प्राप्त कराता है, इसीलिए हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम विज्ञान के शाखा की बात करें तो विज्ञान के शाखा में विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। करें तो विज्ञान की शाखा, तो विज्ञान के शाखा दो होता है। एक को कहते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान, सर जी कहते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरे को कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब यहाँ पर वनस्पति विज्ञान और एक को कहते हैं जीव विज्ञान, और भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं भौतिकी की। पहले को कहते हैं भौतिक विज्ञान और दूसरे को कहते हैं रसायन विज्ञान। अब यहाँ पर हम क्रम से अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो आपका आज हम शुरुआत कर रहे हैं रसायन विज्ञान। एक बार फिर से देख लीजिए, विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक को कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान और एक दूसरे को कहते हैं भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अगर हम कुल विज्ञान की शाखा की बात करें तो विज्ञान की कक्षा 10 के हिसाब से 3 शाखा होती है। विज्ञान की 3 शाखा होती है, जिसमें एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फिजिक्स, और दूसरे को कहते हैं रसायन विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं केमिस्ट्री, और तीसरे को कहते हैं जीव विज्ञान। यहाँ पर जीव नहीं बल्कि जंतु विज्ञान कहा जाए, जंतु विज्ञान, ये क्योंकि इन दोनों शाखाओं को मिलाकर ही जीव विज्ञान कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के हम कहते हैं बायोलॉजी। अब इसके फिजिक्स के जनक जो होते हैं वो न्यूटन माने जाते हैं,
ये जनक बता रहे हैं, जनक मतलब फादर। केमिस्ट्री के जो होते हैं लेवाइसिए हैं, और बायोलॉजी के अरस्तु हैं। तो अब यहाँ पर हम आज शुरू कर रहे हैं हम रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का अध्ययन शुरू होगा। यहाँ पर केमिस्ट्री में एक बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अम्ल को एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब यहाँ पर हम रसायन विज्ञान में बात करेंगे, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान जो होता है वह आपके केमिया शब्द से निकला हुआ है, जिसमें केमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ। और रसायन विज्ञान के जनक, जैसे हमने पीछे बताया, रसायन विज्ञान के जनक लेवाइसिए कहे जाते हैं। तो केमिया शब्द के रसायन विज्ञान को पहले रसायन नहीं बल्कि केमिया कहा जाता था, जिसमें केमिया का अर्थ होता था काला पदार्थ। और रसायन विज्ञान के शाखा की बात करें तो रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, जिसमें आपका पहले को कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है अम्ल, क्षार, लवण। तो हम यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन, और दूसरे को कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अब यहाँ पर हम अम्ल, क्षार, लवण का बात करेंगे, तो हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात अकार्बनिक रसायन से अध्ययन करना शुरू करेंगे। इसमें आपका कक्षा 10 रेलवे में, एसएससी में, पुलिस में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कक्षा 10 की दृष्टि से तो बेहद इम्पोर्टेंट होता है अम्ल, क्षार, लवण। इससे आपकी परिभाषा तथा पीएच मान, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इसको। तो आप यहाँ पर हम अम्ल, क्षार, लवण की बात करें तो अकार्बनिक रसायन में अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 25,000 आपके कंपाउंड्स हैं, अर्थात 25,000 यौगिक हैं। अब आप सोचिए कि इन 25,000 यौगिकों का अगर हम एक ठो अध्ययन करें, तो क्या यह संभव है कि कक्षा 10 या 2 महीने 4 महीने में आपका अकार्बनिक रसायन के उसके फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इत्यादि का अध्ययन सुचारू रूप से हो पाएगा? नहीं। तो इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हमारे जो विद्वान थे, जिसका नाम था, यहाँ पर 25,000 यौगिकों के अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से जो विद्वान थे उनका नाम था लेवाइजियर एवं डेवी। तो लेवाइजर और डेवी ने इन 25,000 यौगिकों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें पहले को नाम इन्होंने दिया एसिड अर्थात अम्ल, दूसरे को इन्होंने नाम दिया बेस अर्थात क्षार, और तीसरे को नाम इन्होंने दिया सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स लवण। अब ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया कि 25,000 अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक यौगिकों को सिर्फ 3 भागों में बांट दिया। अब इससे आपके अध्ययन में सुविधा हो गई। यहीं से हमको पढ़ना होता है अम्ल, क्षार, लवण। तो अब यहाँ पर हम एक का परिभाषा करें तो अब यहाँ पर होता है, अब आपसे पूछा जाएगा अम्ल किसे कहते हैं, तो कहा जाएगा वे यौगिक, आप बोलेंगे अम्ल की परिभाषा, वे यौगिक
जिनके जली विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वे यौगिक जिनके जली विलयन में H आयन उपस्थित होते हैं अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें देखिए H आयन उपस्थित है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। दूसरा अगर हम बात करें तो आप लिखते हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पर भी देखिए H है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और तीसरा हम कहते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। कहने का मतलब क्या है, देखिए परिभाषा ही कह रहा है कि वे यौगिक जिनके जली विलयन में H आयन उपस्थित होंगे अम्ल कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H आयन है, यहाँ पर भी H आयन है, इसीलिए इनके नाम के अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, अम्ल अम्ल अम्ल। ये अम्ल का आपका लेवाइजर एवं डेवी के अनुसार डेफिनेशन है। दूसरा आपका हमें पढ़ना है क्या, क्षार। क्षार मीन्स बेस। फिर वही बात होगा, क्योंकि हम 25,000 यौगिकों का ही अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए बार बार बोलेंगे वे यौगिक जिनके जली विलयन में OH आयन उपस्थित होते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यहाँ देखिए OH आयन है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा में बात करें तो आप लिख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात अगर इसका बात करें तो हम कह सकते हैं नोट पॉइंट में कि धात्वी हाइड्रा ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके बेस अर्थात क्षार कहलाते हैं। धातु में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी आपके धातु हाइड्रोक्साइड होंगे सभी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ये क्षार का डेफिनेशन है। हम पढ़ने चल रहे हैं लवण। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। लवण मीन्स सॉल्ट। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। क्योंकि लवण का डेफिनेशन कहता है कि अम्ल और अध्ययन तीसरे में जब अध्ययन करेंगे तीसरी परिभाषा तो लवण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सॉल्ट। ये बेहद इम्पोर्टेंट आपका बनता है क्योंकि यहीं से आपके रिएक्शंस सीखने को मिलेगा अम्ल क्षार लवण का। तो इसका डेफिनेशन क्या देते हैं लेवाइजर एवं डेवी कि वे यौगिक कहते हैं वे यौगिक जिसमें अम्ल एवं क्षार के
परस्पर अभिक्रिया से जो बनता है लवण कहलाता है। एवं इसमें इम्पोर्टेंट बात है, एवं इसमें जल का बनना अनिवार्य होता है। यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है कि जल का बनना क्या है, अनिवार्य है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अम्ल एवं क्षार के परस्पर अभिक्रिया से यहाँ पर जो प्राप्त होगा उसे हम लवण कहेंगे। और बोला है इसमें कि इसमें जल का बनना क्या है, अनिवार्य है। तो अभी हम पीछे देखिए लिखे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा था HCl, ये अम्ल ही है। वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिएगा तो यहाँ पर HCl लिखा है। और हमने क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्षार बताए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए कह रहा है अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से जो बनेगा वही लवण कहलाएगा और जल का बनना क्या होगा, अनिवार्य। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका अम्ल है और NaOH आपका क्षार है। इससे यहाँ पर बनेगा आपका जल। जल का मतलब H2O। अब देखिए बचा क्या, OH और H मिलके H2O बना दिया, बचा के आपका Na और Cl। तो यहाँ पर बना देगा NaCl। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस बात क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये लवण है। क्या इसमें H आयन है, क्या इसमें OH आयन है, ये दोनों अनुपस्थित है। इसीलिए लेवाइजर और डेवी ने कहा ये क्या होगा, लवण होगा। संतुलित करने की बात करना है तो कर लीजिए। देखिए हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, सोडियम 1, यह आपका संतुलित है। इसकी डेफिनेशन देखिए बना कि अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो लवण ही होगा और जल का बनना अनिवार्य है। ये लेवाइजर और डेवी का अम्ल और क्षार के परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा। तो एक शार्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो शार्ट में हमने यहाँ पर अध्ययन करें तो कुल 25,000 कंपाउंड्स को, 25,000 यौगिकों को लेवाइजियर और डेवी ने, सही है ना, लेवाइजर एवं डेवी ने 3 भागों में बांटा है। जिसमें पहले को इन्होंने कहा कि वे यौगिक जिनके जलीय विलयन में H आयन होंगे, H आयन जिसमें भी पाया जाएगा, और आपका HNO3, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ट्रांससल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, CH3, COOH, ये आपके अम्ल कहलाएंगे। क्योंकि ये परिभाषा ही कहता है वे यौगिक जिनके जलीय विलयन में H आयन पाए जाएंगे अम्ल कहलाएंगे। और इन्होंने बोला सभी धात्विक हाइड्रोक्साइड, तो जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये H हो ना तो OH हो, अर्थात जैसे आपका NaCl। आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, अम्ल, क्षार, लवण, ये आपके लेवाइजर और डेवी का परिभाषा था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेहद इंपॉर्टेंट परिभाषा, आर्हेनियस की परिभाषा। तो दोनों परिभाषाओं में कभी बाध्य करके पूछ देता है कि आपका आर्हेनियस की परिभाषा लिखिए या लेवाइजर और डेवी के अनुसार लिखिए। तो आर्हेनियस की परिभाषा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।